हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड दिस इज़ आवर सीरीज़। हम कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स को वी आर एक्सप्लोरिंग और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले वाले लेक्चर्स आप देख के आए हैं, आप पढ़ के आए हैं, आप समझ के आए हैं। अगर नहीं आए तो यू शुड गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस टू यू। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखा है तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ परफेक्ट सेंस टू यू। सो टुडे विल स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? बिकॉज एरिस्टोटल थे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। वो कोई ऐसी प्योर फॉर्म नहीं बताना चाहते थे कि इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ये उनका आइडिया नहीं था। वो कुछ ऐसा प्रपोज करना चाहते थे विच कैन मेक सेंस, विच कैन बी प्रैक्टिकल। तो एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो प्रपोज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो भी मिक्स्ड। उसके अंदर दो कंपोनेंट को ऐसे मिलाएंगे जिससे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो बेस्ट प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन वो बन के आएगा। सो इसके अंदर क्या कह रहे हैं ये? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की। अब ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ये चीज़ें आगे रिपीट भी होती रहेंगी, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस जो एसेंस है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कौन सा कलर लें? आज रेड लेते हैं। इज इट फाइन? नो, बहुत ज़्यादा लाल हो गए तो ओके। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की, ये दोनों परवर्टेड और बैड किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन है। इन दोनों को ही कंबाइन करके वो एक प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन को समझ लो कि कैसे ये क्या करना चाहता है। अब ये दोनों ही ओलिगार्की में क्या होगा कि देयर आर फ्यू रूलर्स, कुछ लोग रूल कर रहे हैं, वो भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। उनका अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट है, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। वो पब्लिक इंटरेस्ट को उन्होंने ताक पे रख दिया है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट क्या होगा, वो इस बात को लेके वो कंसर्न ही नहीं है। इस बात को समझना, पहली चीज क्या है, वो नंबर कितना है, दे आर फ्यू, ओके, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये ओलिगार्क हैं कौन? जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। इनके दे आर रिच, दे आर रिच, ये रिच क्लास है, इट इज रिच क्लास। और सबसे बड़ा कंसर्न प्लेटो के लिए और एरिस्टोटल के लिए, दोनों के लिए यही था कि जो जितनी भी इनइक्वालिटी थी ना सोसाइटी के लिए, उसको कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे पीस एंड हार्मोनी स्टेब्लिश की जाए, कैसे एक लार्जर हैप्पीनेस फॉर द एंटायर सोसाइटी स्टेब्लिश की जाए। हैप्पीनेस, एंड गोल क्या था? हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कहां पे अचीव होगी? हैप्पीनेस स्टेट के अंदर ही अचीव होगी। और स्टेट के अंदर हैप्पीनेस कब अचीव होगी? भाई जब सब मिलजुल के रहेंगे। और सब मिलजुल के कब रहेंगे? जब सभी इक्वल हैं। मेरे पास मोटर गाड़ी है, मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, और दूसरा पैदल जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ टेंशन इन द सोसाइटी कि भाई इतनी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या है, सारी की सारी पावर रिच लोगों के पास में है, और वो सारा का सारा ध्यान अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए दे आर कंसर्न्ड। मेरा बेनिफिट हो जाए, कॉमन इंटरेस्ट से मेरे को कोई मतलब नहीं है। एंड दे आर रिच, दैट इज रिच क्लास। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी बहुत सारी है सोसाइटी के अंदर, तो दूसरी क्लास है, वो है पुअर क्लास, जो कि वी आर डिस्कसिंग दैट यू आर सेइंग कि सर डेमोक्रेसी कैसे खराब होगी, डेमोक्रेसी तो सबसे अच्छी है, आप ये बोल रहे थे। लेकिन यहां पे क्या है, जब ये लोग सभी के सभी पुअर, व्हेन दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर सेल्फ इंटरेस्ट, इनके पास पावर है,
लेकिन ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कंसर्न है कि भाई हमको कैसे फ्री में कपड़ा मिल जाए, फ्री में रोटी मिल जाए, फ्री में ये चीजें मिल जाए। उससे क्या होगा, सोसाइटी में टेंशन होगी। आप, हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल, जब हमारा पहली क्लास थी उसमें यही था कि रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड हैं एंड एवरीवन वांट बिग पाई आउट ऑफ दोज रिसोर्सेज। सबको अपने ज्यादा से ज्यादा चाहिए उसमें से शेयर। इतने भले नहीं लोग कि नहीं भाई मेरे को इतने मिल गया, मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं, इतने से सेटिस्फाई हूं मैं, ऐसा नहीं है। एवरीवन वांट लार्जर शेयर, मेरे को भी ज्यादा मिले, मेरे को भी ज्यादा मिले। इन सब का यही कंसर्न है। जब पुअर्स के पास में, जो जिनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास कुछ भी वेल्थ नहीं है, दे आर जस्ट फोकसिंग कि भाई हमारा हमारा क्लास इंटरेस्ट है ना वो सिक्योर हो, हमको मतलब नहीं है इनसे लूटना है, छीनना है, छीन लो, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। सभी अपने क्लास इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं यहां पे। इस बात को समझ लो आप, आगे भी रिपीट होंगी लेकिन यहां से एसेंस समझ के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर आप रिकॉल कर पाओ तो मैंने ये कहा था कि एरिस्टोटल है वो ये कह रहा है कि जो ह्यूमन होते हैं दे कैन expand their full capacities, their full capabilities in state. Teleologically they are moving towards the state. यहां पे अपना फुल डेवलपमेंट वो कर पाएंगे, जिसके लिए उनको रीजनड एक्शन की, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज की जरूरत होगी। अब यहां पे क्या है, ये जो लोग हैं दीज आर पुअर्स, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, डिबेट एंड डिस्कशन, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। एक बात याद रखना, अगर एक्सट्रीम डेमोक्रेसी भी आ गई तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे प्रोस्पेरिटी होगी, वहां पे सब लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा, सब लोग अमीर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी महान इंसान ने कहा था अगर किसी एक बहुत ही अमीर और बहुत ही गरीब लोगों को बराबर कर दिया जाए तो अल्टीमेटली वो वेल्थ उसी के पास पहुंचेगी जो डिजर्व करता है। अब इसका अर्थ आप निकाल लेना, व्हाट डज इट मीन। जो कैपेबल है उस वेल्थ को संभालने के लिए, वेल्थ ऑटोमेटिकली उसी के पास चली जाएगी, चाहे भले कि आप कैसे ही इक्वलाइजेशन लेके आओ सोसाइटी के अंदर। अब दीज पीपल दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट कि हमारा पेट भर जाए, भाई हमको यही चाहिए। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, हमारी फुल कैपेसिटीज डेवलप हो जाए, दे आर नॉट। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर आज के कंटेक्स्ट में कहें तो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप खुद इस बात को समझना, कितने लोग हैं जो पर्टिकुलर प्रॉपरली एक रीजनड डिस्कशन, एक क्रिटिकल इंक्वायरी करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है दैट वी शुड हैव रैशनल एंड साइंटिफिक टेम्पर, लेकिन कितने लोग उस चीज को मानते हैं, कितने लोग इंटीग्रेट करते हैं अपनी लाइफ में? हार्डली एनीवन। लेकिन यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट यू कैन डेवलप योर फुल पोटेंशियलिटी। अब यहां पे इन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है और दे आर जस्ट नैरोली फोकस ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, तो वही पीस, हार्मोनी और हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। हमको बैलेंस क्रिएट करना है यहाँ पे। इतने तक क्लियर है चीजें? यहां तक समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट बैलेंस कि भाई ना तो तुम्हारी ना तो तुम्हारी, हम एक ऐसी सोशल क्लास को लेके आएंगे जो प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर सके। और वही बैलेंस देखियो, अब आपके दिमाग में कई सवाल आ सकते हैं यहाँ पे। एक बात को याद रखना, ये पॉलिटिकल साइंस है, दिस इज सोशल साइंस, सेगमेंट ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता किसी चीज का। हर चीज के अंदर हर थिंकर के अपने अपने विचार होते हैं एंड वी आर आल्सो हैविंग दैट लिबर्टी कि हम उसको क्रिटिकली एवेल्युएट कर सके कि भाई कितना दम था उसके आर्गुमेंट्स के अंदर। दिस इज आवर लिबर्टी। तो ये जो प्रपोज कर रहा है, वी आर गोइंग टू सी दैट। अब यहां पे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो ये कि हमको एक प्रैक्टिकल चीज लेके आनी है। किसी चीज को लेके चिपक के नहीं बैठना कि भाई मैं तो फिलोसफर किंग ही लेके आऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस साइड एंड दैट साइड। नहीं,
लाइक प्लेटो, कि भाई फिलोसफर किंग ही है जो एक शांति और एक काइंड ऑफ प्रोस्पेरिटी लेके आ सकता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उसी के पास सुप्रीम विजडम, उसी के पास में, एक ही इंसान के पास में या फिर चंद लोगों के पास में वो विजडम है, एंड ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। एरिस्टोटल ये बोल रहा है कि भाई छोड़ो इस बात को, हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, और जो लोग अपनी प्योर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चिपके हुए हैं उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, जो प्रैक्टिकल चीज है हम उसी पे फोकस करेंगे। जो रिजिड स्टैंड है तुम्हारा कि हमको यही चाहिए, हमको ओलिगार्की ही चाहिए या फिर हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लेट्स कम टू अ प्रॉपर बैलेंस। वो बैलेंस क्रिएट करते हैं, यही वो कहना चाह रहा है कि भाई रिजिड नहीं होना है हमको। जहां पे भी आप रिजिड हो जाओगे ना अपने स्टैंड को लेके, जहां पे रिजिडिटी आ जाएगी, यू आर गोइंग टू स्टंट योर ओन प्रोग्रेस, आप अपनी सोसाइटी की प्रोग्रेस को वहीं पे रोक लोगे। और ये हर एक थिंकर बोलता है जो कि प्रैक्टिकल है, इंपीरिकल उसके ऊपर फोकस करता है। नाउ ही इज सेइंग दैट इविल मे बी टर्न्ड इनटू गुड इन द हैंड्स ऑफ वाइज लीडर। अब एक बात यहां पे है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो इट इज ए काइंड ऑफ सुप्रीम लॉ, एक सुप्रीम लॉ है। और जहां पे ये इंटायर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें ये लॉ की ही बात कर रहा है। यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, आप एक अरेंजमेंट बनाओगे, सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे रन करने हैं उसका एक अरेंजमेंट आप बनाओगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज अरेंजमेंट आपकी जो पॉलिटी है, आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको आप रन करोगे, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके, वो कन्वेंशन हो सकती हैं, वो कुछ नियमन कानून हो सकते हैं, वो लिखे भी हो सकते हैं, और अलिखित भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। दे कैन बी बोथ, एज वी नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन एंड अनरिटन। इट कैन बी बेस्ड ऑन सर्टेन कोर्ट डिसीजंस, इट कैन बी बेस्ड ऑन सर्टेन कन्वेंशंस। ओके, तो यहां पे बोल रहा है कि भाई जो दो इविल हैं, कौन सी हैं? बैड और परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो डेमोक्रेसी, दूसरा ओलिगार्की। दोनों ही रिजिड हैं अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके। ठीक है बेटा, ओके, दोनों ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके रिजिड हैं, इसीलिए ये बैड और परवर्टेड फॉर्म है, इविल है काइंड ऑफ। अब यहां पे जो वाइस लीडर है वो उसको ठीक करेगा। जो वाइस लीडर्स हैं, जिनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं, दे आर गोइंग टू ब्रिंग दैट बैलेंस। इनका रोल हमेशा ही रहेगा, और इसको आप बहुत सारी चीजों से लिंक कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस से भी रिलेट कर सकते हैं हमको, भाई उन्हीं लोगों को पावर का शेयर ज्यादा दिया जाए जिनके पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं, जो काबिल हैं उस चीज के लिए। ये हम थ्योरी ऑफ जस्टिस में पढ़ेंगे। तो और यहाँ पे ये वॉइस लीडर वो है जिसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं टू हैव दैट रीजन डिस्कशन, डेलिब्रेशंस एंड एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजंस। ओके, वाइस लीडर जो समझता है कि भाई इस इम्परफेक्ट फॉर्म से परफेक्ट फॉर्म तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन सब बना सकते हैं। तो नैरोली हमको किसी एक प्रिफर्ड फॉर्म से अटक के नहीं रहना है। वी हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स दिस परफेक्ट फॉर्म और आइडियल फॉर्म। वी आर डेस्टाइन्ड टू डू दैट। दैट इज इमिनेंट विद इन अस। बीइंग ए पॉलिटिकल एनिमल, वी सपोज टू गो टू दैट पर्टिकुलर आइडियल फॉर्म। हमको जाना ही है वहीं तक। यही उसके आइडिया ऑफ चेंज का एसेंस है। व्हेन ही टॉक्स अबाउट रिवोल्यूशन, उसके अंदर आइडिया ऑफ चेंज भी हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दिस थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म, कि भाई हमको मूव करना ही पड़ेगा उसकी तरफ। और यह इस तरफ लेके जाने के लिए एक वाइस लीडर
वाइस पॉलिटिकल लीडर का रोल बहुत ही अहम है। इज इट मेकिंग सेंस? अब ये एक बैलेंस क्रिएट करेगा यहां पे। अब ये बोल रहा है कि भाई पॉलिटी पॉलिटी होगी जिसमें हम डेमोक्रेसी और ओलिगार्की इन दोनों के एलिमेंट को मिलाएंगे, उसके बाद बनाएंगे हम इस पॉलिटी को। अब ये बैलेंसिंग कौन लेके आएगा? ये मिडिल क्लास लेके आएगी। अब मिडिल क्लास के ऊपर दोनों ही क्लासेस भरोसा रखेंगी, जो लोअर क्लास है वो भी और जो हायर क्लास है वो भी। इन दोनों को ही भरोसा रखना होगा, रखेंगी, जैसा कि एरिस्टोटल मान रहे हैं। अब क्यों, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इस स्लाइड में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। बेस्ट एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। मैनी पार्टिसिपेंट इन रूलिंग बट अंडर द कंस्टेंट ऑफ लॉ एंड पब्लिक गुड, ठीक है भाई, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, मिक्सचर ऑफ टू अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो बैलेंसिंग कैसे क्रिएट करेगी मिडिल क्लास। सबसे पहली बात, जो एलिमेंट है डेमोक्रेसी का वो लेके आओ यहां पे, कि डेमोक्रेसी के कौन सा एलिमेंट हम इसके अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम पीपल। ठीक है, पार्टिसिपेशन सबको सबको मौका दे दिया। एवरी वन कैन टेक पार्टिसिपेशन इन दैट। इज दैट क्लियर? ओके, ये कंपोनेंट किससे लिया? डेमोक्रेसी से लिया। देखो उस दिन आप कह रहे थे सर डेमोक्रेसी तो बहुत ही सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को कैसे नेगेट कर सकते हैं? अरे मौका तो दे दिया हमने, वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल फ्रॉम डेमोक्रेसी, लेकिन क्या सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर? डज एवरीवन पार्टिसिपेट इनटू दैट? वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है? डेमोक्रेसी को आपने अच्छा बता रहे थे आप, यू आर आर्ग्यूइंग। अब बताओ वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है? वोटिंग परसेंटेज 50 to 60 to 70%। 30% तो वोटिंग ही नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन। किन लोगों को हम चुन रहे हैं? हमारे एमपी एमएलए कैसे हैं? टेंटेड। हमारी डिमांड्स क्या होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम से? ओके, जब हमारा क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स डिस्कशन ही घटिया होगा, जब हम सही मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे, तब क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? पॉपुलिस्ट, भैया आपको ये चीज फ्री दे देंगे, वो चीज फ्री दे देंगे। दे विल नॉट टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये तो मैं बता रहा हूं डेमोक्रेसी में आज के अप्लाई दिस थिंग, कि डेमोक्रेसी में हमारी क्या हालत है। उसके बाद में वोट को ही खरीद लेते हैं, मनी एंड मसल पावर, थ्रेटनिंग, ऑल दीज थिंग्स हैपन इन डेमोक्रेसी ओनली। अब डेमोक्रेसी से वो एक चीज लेके आ रहा है, पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा लोगों का। दिस इज द वन थिंग। ओलिगार्की से वो लेके आएगा क्वालिफिकेशन। किसकी? प्रॉपर्टी की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। एक सर्टेन लिमिट होगी कि भाई जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है वही पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट के अंदर। पावर शेयरिंग के अंदर उसी को हम जगह देंगे जिसके पास
कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी होगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? कैन यू मेक सम आर्ग्यूमेंट? जितना हमने डिस्कस किया अभी तक बता सकते हो व्हाई ही सेइंग दैट? अरे सुना सुना मत करो, कुछ जवाब भी दिया करो, कुछ बताया भी करो। व्हाई ही सेइंग दैट कि भाई प्रॉपर्टी को क्वालिफिकेशन रखते हैं? व्हाई? क्योंकि उनके पास रीजन होगा, रीजन एक्शन होगा, उनके पास टाइम होगा, तो लाइक वो एक क्वालिटेटिव टर्म्स में चीजें आएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई जो भूखे हैं, दोज हु आर वेरी पुअर, उनके पास टाइम ही नहीं होगा इतना। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। लेजर, क्या बोलते हैं इसको? लीजर, खाली टाइम। खाली टाइम आपके पास में हो जिसमें आप रीजनड एक्शन में पार्टिसिपेट कर सको, रीजनड एक्शन कर सको आप, दैट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी। ऐसे नहीं है कि गली चौराहे में बैठ के ताश खेल रहे हो, आपके पास टाइम है, ताश खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, मूवी देख रहे हो, वो खाली टाइम नहीं। इस लेजर के अंदर यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंडल्ज योर सेल्फ इन टू पॉलिटिकल एक्टिविटी, डिबेट, डिस्कशन ऑन द मैटर्स विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स हैं उस पर आप डिबेट और डिस्कशन कर सको कि कौन सी चीज जस्ट है, कौन सी अनजस्ट है, कौन सी पॉलिसीज लेके आनी है। यू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन, इट इज द एसेंस ऑफ दैट। सिर्फ इतना ही समझो वो किस चीज को सिग्निफिकेंस दे रहा है। ये लीजर टाइम आपके पास कब होगा? जब आपके पास एनफ प्रॉपर्टी होगी। उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए आपके पास स्लेव भी होंगे और आपके पास आपकी वाइफ भी होगी जो आपके हाउस होल्ड को और अपनी आपकी प्रॉपर्टी को संभालने में आपकी मदद कर रही होगी। विल डिस्कस दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज व्यू ऑन प्रॉपर्टी, विमेन, स्लेव्स, फैमिली। ये सब तब सारा डिस्कशन आएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, फैमिली, लीजर, स्लेव्स, बिकॉज द पर्सन मस्ट हैव लीजर। उसके पास उतना टाइम होना चाहिए टू गेट इंडल्ज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो गरीब इंसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जो आर्टिशंस हैं, दे वोंट बी हैविंग दैट मच टाइम टू इंडल्ज इन दीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। दैट इज़ वाई ही इज सेइंग कि भाई हमको एक बेसिक क्वालिफिकेशन रखनी है उसकी, कि उसके पास सर्टेन प्रॉपर्टी दे शुड बी हैविंग, कुछ मीन्स उनके पास में होने चाहिए। इज दैट क्लियर? और वो इस बात से कंसर्न नहीं है कि भाई हमको, दे आर नॉट नैरोली फोकसिंग ऑन देयर ओन इंटरेस्ट कि हमको हमारे ही बेनिफिट्स के लिए जाना है, नहीं। इतनी उनके पास में समझ होगी। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स में इनसे ज्यादा नहीं है पुअर से। तो ये मान के चला है एरिस्टोटल यहां पे दैट दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट एज वेल, और जो रिच क्लास है उनके इंटरेस्ट को भी वो हार्म नहीं करेंगे। दे आर गोइंग टू क्रिएट बैलेंस। ये बैलेंसिंग का एक्ट मिडिल क्लास करेगी। ओके? जब भी आपसे पूछे, क्वेश्चन आए कि प्लेटो आइडिया ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, पॉलिटी के बारे में, सब कुछ भी क्वेश्चन आए तो इसी पे ही लिखना है आपको। पहले तो लिखो जो प्लेटो का आइडिया था, प्लेटो क्या बता रहा है, और फिर 6 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखो। देन यू टेल दैट दीज आर द 2 एक्सट्रीम थिंग्स, और हमको प्रैक्टिकल स्टेट इस्टेब्लिश करना है। प्रैक्टिकल स्टेट, ऐसा प्रैक्टिकल स्टेट जिसमें जो सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख सके, और वो बैलेंसिंग मिडिल क्लास लेके आएगी, रोल ऑफ मिडिल क्लास। कंटेम्प्रेरी से भी लिंक कर सकते हो दैट मिडिल क्लास इज वेरी
like one of the most important component in political socialization. तो ये सारे डायमेंशन आपको एक्सप्लोर करने हैं उसके अंदर. ये क्लियर हो गया ये टॉपिक? एनी कंफ्यूजन? Yes. No, sir. कुछ तो निकाल के लेके आया को सवाल. सभी यस यस ही बोलते रहते हो. कभी कुछ सोच के कुछ दिमाग में लेके कुछ ना कुछ बोला करो. ओ बोले बच्चों. ये कैसा कलर है? ठीक है ये. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन. अब रिवोल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे ये. अब यहाँ पे एक दो चीजें पहले ही बता देता हूँ आपको मैं. जो एरिस्टोटल है, हम जब उसकी थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म को पढ़ते हैं, जिसमें ये बोला है कि एक आइडियल स्टेट है एंड वी आर, हम किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का सिस्टम का हिस्सा हो, बट वी शुड मूव टुवर्ड्स दिस आइडियल स्टेट. वी आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. एक तो ये चीज है, इस डायमेंशन को याद रखो हमेशा कि चेंज विल हैपन. चेंज इज बाउंड टू हैपन बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स आइडियल स्टेट. दूसरी बात, इसको एरिस्टोटल को स्टेटस कोइस्ट भी बोलते हैं. स्टेटस कोइस्ट. इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? स्टेटस कोइस्ट, जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है उसी को उसी को मेंटेन करके रखना है, हमको चेंज नहीं करना है. अब एक तो ये बात कर रहा है चेंज की, दूसरी ये बात कर रहा है कि चेंज नहीं होना चाहिए. इस पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले ही बता देता हूं मैं इस चीज को कि यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे नहीं होना है आपको. अब ये बोल रहा है स्टेटस कोइस्ट, एक तो ये कस्टम्स और जो मतलब पहले की कस्टम्स आप समझते हो ना, जो पहले से चले आ रहे हैं, कस्टमरी रूल्स, जो पहले की जो धारणाएं हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी चीजें हैं जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, उसको नेगेट नहीं कर रहा है एरिस्टोटल. ही इज एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स एज वेल. हमेशा जो पहले की जो भी नॉलेज एग्जिस्टिंग है, ही इज नॉट डिसरिगार्डिंग दैट. और इस बात को लेके वो थोड़ा सा सोक्रेटिस और प्लेटो से अलग है इस डायमेंशन को लेके, बिकॉज ये इस एलिमेंट से, इस कस्टम वाली एलिमेंट से ही इज जस्ट डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट फ्रॉम दैट डिबेट ऑफ नेचर एंड कन्वेंशन. नेचर में तो बता रहा है कि कुछ एटर्नल ट्रूथ हैं, सम नोएबल एथिकल ट्रूथ्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंड डिस्कवर दोज. और कन्वेंशन में दीज आर द मैन मेड थिंग्स. यहाँ पे वो मैन मेड कन्वेंशन जो भी कस्टम से ले आ रहे हैं, एरिस्टोटल इज नॉट डिसरिगार्डिंग देम, ही इज ऑनरिंग दोज. ये स्लाइट डिफरेंस है जो आपको समझना है. अब यहाँ पे ये बोल रहा है ना स्टेटस कोइस्ट, इसको क्यों बोलते हैं, और जो डिफरेंस है, जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आएगा, उसमें ये है कि जो चीज ही इज कंसर्न अबाउट स्टेबिलिटी, जो चीज स्टेबिलिटी लेके आती है, और यहां पे किस सेंस में होगा बोलेगा वो, पॉलिटी को. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो स्टेबिलिटी लेके आएगा, स्टेबल कर देगा, जहां पे किसी की एक के पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे फोकस नहीं किया गया है, सभी के इंटरेस्ट को हम देख रहे हैं. दैट इज वाई इट इज गोइंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. रिवोल्यूशन जो भी होगी, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज. हमको इसको स्टेटस को मेंटेन रखना है, यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं करना है. आर यू गेटिंग दिस थिंग? वो तो ठीक है, आइडियल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज स्टेब्लिश है, जो स्टेबिलिटी हमको दे रही है, वी शुड नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इनटू दैट.
इसको चेंज नहीं करेंगे हम। उस चेंज को वो रिवोल्यूशन बोल रहा है कि जो भी चेंज होता आएगा, यहां पे भी जो भी चेंज हो रहे हैं, दोज आर आल्सो रिवोल्यूशंस टू सम एक्सटेंट बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग चेंज। इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? चेंज तो होगा, ही इज बिलीविंग इन चेंज, लेकिन जहां पे स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, जहां पे पॉलिटी स्टेब्लिश हो गई, विच इज द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद नहीं चाहता हो, उसके बाद चाहता है कि जो भी वाइस लीडर्स हैं दे मेंटेन इट, दे मेंटेन द स्टेटस को। तो यहां पे थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आपको लगेगा कि यार अब क्यों नहीं चाहता कि वी शुड मूव टुवर्ड्स आइडियल स्टेट, ऐसा फील हो रहा है आपको? बट आइडियल स्टेट तो उसने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुकी है ना, स्टेबिलिटी जहाँ पे है वो पॉलिटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर वहां पे चेंजेस होंगे तब जाके वो फेज ऑफ रिवॉल्यूशन कह रहे हैं ना। उसकी पहली आर्गुमेंट उसने पहले पहले जो कहा, ये आइडियल स्टेट है यहाँ पे, दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, ओके, बट ही इज नॉट नेगेटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज इन दिस कॉन्टिन्यूम। इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ही इज एक्सेप्टिंग दैट कि भाई हमारी सिचुएशंस में जो चीज है, वी आर गोइंग टू मेक दोज थिंग्स वर्केबल फॉर अस। आज जब वो वर्केबल होगी हमारे लिए, जब वो स्टेबिलिटी लेके आ गई हमारी सोसाइटी के अंदर, जब हम हैप्पीनेस में पहुंच गए, उसके बाद क्यों चेंज करना है? उसके बाद नहीं चाहिए मेरे को चेंज। तब इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखो बस। अब यहां पे रिजिडिटी नहीं बन रहा है वहां पे वो, कि नहीं हमको तो आइडियल स्टेट के लिए जाना है, हमको और चेंज लेके आना पड़ेगा। ये उस स्टेबिलिटी को नहीं खोना चाहता है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? बेटा कुछ चेहरे से तो कंफ्यूज से लग रहे हो। नो सर, आई एम नॉट। आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। तो एरिस्टोटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई स्टेबिलिटी लेके आऊं मैं। आई he was concerned about that I must ensure that there should be stability, and that stability can be brought by polity. स्टेबिलिटी किससे आएगी? पॉलिटी से आएगी। जब पॉलिटी आ गई उसके बाद हमको क्यों चेंज करना है? इतना ही समझ लो, बस एक ही बात समझनी है यहाँ पे। क्योंकि अगर ये आ गया कहीं पे, ये लिखा आ गया कि दैट ही वाज स्टेटस कोइस्ट, तो वो कस्टम्स को मानता था, एंड ही डिडंट वांट दैट जो अभी तक की जो विजडम है इतने सालों की, उसको ऐसे ही नेगेट कर दिया जाए। एंड ही वॉज ऑफ दिस व्यू कि भाई उसको हमको चेंज नहीं करना। जब अगर हमने एक बार स्टेबिलिटी हमने अचीव कर ली, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट। बट ही इज बिलीविंग इन आइडिया ऑफ चेंज, ही इज प्रोपोगेटिंग विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ एमिनेंट फॉर्म। मेरा यहाँ पे सिर्फ इसी बात पे फोकस करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लेके आनी है आपको इस बात को लेके, कि एक जगह तो ये बोल रहा है कि ही स्टेटस कोइस्ट, एक जगह पे ये चेंज की बात कर रहा है। तो ये चेंज तभी तक कर रहा है जब तक इसके पास स्टेबिलिटी ना आ जाए। ओके, तो रिवोल्यूशन के बहुत सारे कारण होंगे, तो वो प्रपोज करेगा कि भाई ये चीजें हमको, ये अमेंडमेंट हमको करते रहना है ताकि हम इस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकें। तो उस पॉलिटी के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए। फाइन, इसका मेन कंसर्न यही है कि वही स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है, और वो स्टेटस कोइस्ट होने के बाद ही वी कैन मेंटेन दैट, बट एटलीस्ट फर्स्ट वी अचीव दिस ना। चेंज तो होता ही रहेगा, चेंज तो आएगा ही, लेकिन हमको हमारे लिए चैलेंज यही है कि वी हैव टू मेंटेन दिस। व्हाट हैपेंड? सर, I'll come back, okay?
ओके ओके, इज दैट क्लियर? अब उसके आइडिया ऑफ चेंज पे क्या फोकस कर रहा है कि भाई चेंज तो आएगा ही आएगा, चेंज तो होगा ही। चेंज क्यों होगा बेटा? क्योंकि हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म के अंदर कि चेंज तो होता ही है। ओके, इट इज बाउंड टू हैपन, इट इज विद इन अस। और जब वो चेंज होगा, तो जब हम पॉलिटी पे आ जाएंगे, देन फाइन। आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन की जब भी हम बात करेंगे, ही इज सेइंग दैट चेंज विल हैपन एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा चेंज आए देन इट्स गुड, लेकिन उसके बाद हम चाहेंगे कि वो बुरा चेंज ना आए। और अगर वो चेंज आने की तो सिचुएशन क्रिएट हो, वी शुड टैकल दो थिंग्स दैट इज ही इज गोइंग टू प्रपोज। अब जो थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म है, वी वर डिस्कसिंग दैट इट इज मूविंग फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। सीड्स के अंदर पोटेंशियल है ट्री बनने का, एंड दैट सीड इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग ट्री। सो मैन थ्रू वेरियस एसोसिएशंस मूविंग टुवर्ड्स स्टेट। असली बात क्या है कि भाई ये बंदा प्रैक्टिकल है, ये आइडियल नहीं है कि हमको, मैं सिर्फ आइडियल स्टेट ही चाहता हूं। ही इज नॉट आइडियल। यहां पे अगर मेरे को पॉलिटी भी मिल गई विच इज प्रैक्टिकल वन, आई एम फाइन विद दैट। सो ये पॉइंट इस कॉन्ट्राडिक्शन को एस्टेब्लिश करता है दैट ही इज एन एडवोकेट ऑफ स्टेटस को, डिड नॉट वांट पॉलिटिकल चेंजेस एंड इंस्टेबिलिटी इन पॉलिटी। पॉलिटी आ गई ना, उसके अंदर फिर वो इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता। वंस द पॉलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश, अब उसको मेंटेन करके रखो। उसके अंदर रिवोल्यूशन की जो भी रीजन क्रिएट होंगे उसको टैकल करो। दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग, दिस इज व्हाट ही इज कंसर्न्ड अबाउट। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि यार एक बार तो ये बोल रहा है कि चेंज जरूरी है, दूसरी बार बोल रहा है कि ये स्टेटस कोइस्ट है। तो इतना ही है कि भाई वहां तक चेंज जरूरी है जितने उसके बाद में स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी आने के बाद में वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। ओके, अब व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन क्या है एज पर हिम? सो एनी काइंड ऑफ चेंज, वेदर इट इज बिग चेंज, वेदर इट इज स्मॉल चेंज, कोई भी चेंज होगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, दैट इज गोइंग टू क्रिएट रिवोल्यूशन। ओके, चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो। अब बिग क्या होगा? बिग चेंज क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल पहले मोनार्की थी, ये मान के चलो पहले मोनार्की थी, और मोनार्की को हटा के एरिस्टोक्रेसी या फिर ओलिगार्की स्टैब्लिश हो गई। दैट इज रिवोल्यूशन, दैट इज मासिव चेंज, बिग चेंज। पूरा है का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही उलट फेर हो गया, उसको हम रिवोल्यूशन बोलेंगे। दैट इज रिवोल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट स्मॉल चेंज? मान लो डेमोक्रेसी पहले से ही थी, डेमोक्रेसी बिकेम लेस डेमोक्रेटिक और इट बिकेम मोर डेमोक्रेटिक, तो भी उसको रिवोल्यूशन बोलेगा वो। ना तो ज्यादा हो ना हो बहुत कम हो। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कम और ज्यादा भी उसमें अगर चेंजेस आए तो उसको रिवोल्यूशन ही बोल रहा है। नेक्स्ट इज
चेंज इन सेट ऑफ रूलर्स। ये तो इसी से लिंक्ड है। अगर यहां पे ओलिगार्की है, मान लीजिए, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? देर आर फ्यू पीपल who are having wealth and they are just concerned about their common interest, कि भाई हमारा ये इंटरेस्ट है एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, नॉट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। जो हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, हमारा सेल्फ कॉमन इंटरेस्ट है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। ये जो लोग, कुछ लोग, अब इन कुछ लोगों को हटा के कोई और कुछ नए अमीर लोग आ जाएं, दैट इज आल्सो रिवोल्यूशन। मतलब दो सेट ऑफ रूलर्स जो पहले से थे, उनको हटा के कुछ नए ओलिगार्क आ गए, तो उसको भी रिवोल्यूशन बोल रहा है। ओके, क्लियर? एनी चेंज दैट इज पॉलिटिकल इन नेचर, कोई भी चेंज ऐसा घट जाए जिसका नेचर पॉलिटिकल हो, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस है, उस पब्लिक ऑफिस के पास कुछ सर्टेन पावर्स हैं, उस ऑफिस को ऐसी रेडिकल पावर्स दे दी गई कि वो कुछ भी कर सकता है, दैट पर्टिकुलर ऑफिस। मान लो लेजिस्लेचर ही क्यों नहीं है, लेजिस्लेचर ऐसे एक्सट्रीम रूल बना सकता है कि उससे जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है या पॉलिटिकल कंडीशन है वही थ्रेटन हो जाए, वही कायोस लेके आ जाए पूरे सिस्टम के अंदर। सो एक छोटा सा पॉलिटिकल चेंज हुआ एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग मासिव रिपल इफेक्ट इन द एंटायर पॉलिटिकल कम्युनिटी। इज इट क्लियर? दैट इज आल्सो गोइंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन। ओके, नाउ अगेन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी रिवोल्यूशन का ही हिस्सा है। पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, अब पॉलिटिकल सिचुएशन इनस्टेबल हो गई है। पॉलिटिकल सिस्टम्स आर ट्रांसफॉर्मिंग रेडिकली और इन एनी मैनर दैट चेंज रिफ्लेक्ट रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन को ये अच्छा नहीं मान रहा, ही इज नॉट कंसिडरिंग रिवोल्यूशन अ गुड थिंग। ये रिफ्लेक्ट करता है दैट ही इज स्टेटस कोइस्ट। जब चेंज चल रहा है, जब तक हम पॉलिटिक्स तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो चेंज होता रहे, कोई इशू नहीं है। यहां पे आने के बाद में बोला कि नहीं, अब नहीं, अब चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन इसकी बातों में लगता है। चेंज फॉलोड बाय वायलेंस, डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड। अब ये बोल रहा है कि जब भी चेंज होगा ना, जब भी चेंज होगा, रिवोल्यूशन जब भी आएगी, तब यहाँ पे वायलेंस जरूर होगा, डिस्ट्रक्शन जरूर होगा, ब्लडशेड होगा ही होगा, लाशें बिछेंगी अगर रिवोल्यूशन हुई तो। ऐसी साइलेंट रिवोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि जब भी ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, यू आर गोइंग टू थ्रेटन सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन क्लासेस, और जब उनके इंटरेस्ट को वायलेट होगा, then they are going to fight, they are going to create chaos, they are going to create disharmony in the society. That is why it is going to be violent. That revolution is going to be violent. पीसफुल नहीं होगी, और ये सारे के सारे चेंजेस होंगे और पॉलिटिकल नेचर के होंगे। He just concerned about any changes taking place in the political scenario. इस बात को ध्यान में रखना आप। अब वो कौन से रीजन हैं जिससे रिवोल्यूशन होगी, कौन से रीजन हैं, और इन रीजन्स को जब हम डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू लिंक विद द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। जो भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर अभी देवर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और नेपाल में जेनजी रिवोल्यूशन हुई, ये जो भी रिवोल्यूशन हुई है,
हम देखेंगे क्या इनसे कुछ लिंकेज था जो एरिस्टोटल बता रहे हैं रीजन रेवोल्यूशन के। ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी रीजन ऑफ रिवोल्यूशन। पहला क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल पैशन फॉर प्रिविलेज एंड प्रोरोगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग is having this idea that I want some kind of recognition, I want some kind of power. ये इसी डायमेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, that it is universal passion in human being that they want certain privileges, they want certain extra powers, कि भाई हमको एक्स्ट्रा तरीके से ट्रीट किया जाए, that we are special। ये इनहेरेंट है ह्यूमन बीइंग में। And when they are having this idea that we should be treated special, तो जब भी अगर वो ट्रीटमेंट उनसे ले ली जाएगी या फिर वो किसी भी डेवलपमेंट से वो स्पेशल ट्रीटमेंट थ्रेटन हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन। अब जो जेनजी रिवोल्यूशन हुई नेपाल के अंदर, जो निपो किड्स जो बोल रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है नेपोटिज्म को, किड्स ऑफ पॉलिटिकल क्लास एंड रिच क्लास, कि भाई सारे प्रिविलेज तो ये एंजॉय कर रहे हैं यार, हमारे पास ना तो एम्प्लॉयमेंट है, ना हमारे पास बोलने की आजादी है, सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर बैन लगा दिया, वी कैनॉट एंजॉय बेसिक सिविल लिबर्टीज एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ लाइक एनीथिंग एंड इट इज क्वाइट विजिबल। जब सोशल मीडिया पे इनके तमाम तरह की इनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं और लेविश लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो दे फील दैट वी आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। अगर यही लोग जो पावर और प्रेस्टीज एंजॉय कर रहे हैं और इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो साइडलाइंड है, दे कैन आल्सो ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ चेंज एंड रिवोल्यूशन, कि यार यही लोग सारे प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, हम तो साइडलाइंड है, दे कैन आल्सो डू दैट। एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मैटेरियल गेन और वेल्थ इन रूलर्स। अब जिसके पास पहले से ही रूलिंग पावर है, वो एक्सट्रीमली ग्रीडी है फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को कॉमन इंटरेस्ट से मतलब ही नहीं है, आई वॉन्ट मोर एंड मोर मनी, दिस इज वॉट ही इज थिंकिंग। और यही प्लेटो सोच रहा था, दैट इज वाई ही इज ब्रिंगिंग थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, कि अगर भाई फिलोसफर किंग भी बन गया तो ये एलिमेंट भी आ सकता है बिकॉज ऑफ फैमिली, कि आई वॉन्ट गेन सम वेल्थ एंड मेटेरियल प्रोस्पेरिटी फॉर माई फैमिली, दैट इज वाई ही इज ब्रिंगिंग थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। यहां पे एरिस्टोटल भी बोल रहा है, देखो प्रॉपर्टी को दोनों ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को टू सम एक्सटेंट एरिस्टोटल इज आल्सो क्रिटिसाइजिंग, लेकिन वो जब बोल रहा है जब आप एक्सट्रीम सिचुएशन में जाते हो, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मेटेरियल गेन एंड वेल्थ फॉर रूलर, इस बात को याद रखना, आप एक्सट्रीम में जा रहे हो। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी हिज थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई वो प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट इज नेसेसरी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अननेसेसरी वेल्थ हो, इसके ऊपर डिस्कस करेगा वो। प्रॉपर्टी को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी के ऊपर हर कोई दिक्कत बोलेगा। प्रॉपर्टी के ऊपर प्लेटो ने बोला दैट इट इज सोर्स ऑफ इविल, ये भी बोल रहा है, बट व्हेन इट इज इन एक्सेस इट इज गोइंग टू बी टर्न इनटू इविल। मैकियावेली भी बोलेगा प्रॉपर्टी के ऊपर, मैकियावेली तो ये बोलेगा कि भाई जो राजा है उसको बताएगा कि राजा अपनी प्रजा की प्रॉपर्टी मत छीन लेना, क्योंकि अपने बाप की हत्या होगी उसको भूल सकता है इंसान, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी छीन ली उसको नहीं भूलेगा। मैकियावेली ये बात बोलता है कि नेवर एवर स्नैच प्रॉपर्टी फ्रॉम द सिटीजन्स। यही होब्स बोलता है दैट पीपल आर ग्रीडी,
दे वांट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। जॉन लॉक की तो पूरी फिलॉसफी ही प्रॉपर्टी के ऊपर है, प्रॉपर्टी बीइंग नेचुरल राइट। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जेस मिल भी बोलेगा दैट इट इज नेचुरल राइट। नेचुरल राइट तो नहीं बोलेगा, बोलेगा इट इज इंट्रिंसिक राइट। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने तो पूरी फिलॉसफी खड़ी कर दी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बट यहां पे एरिस्टोटल बोल रहा है व्हेन इट टर्न्स इनटू एक्सट्रीम ग्रीड देन इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। एक्सट्रीम ग्रीड नहीं होनी चाहिए रूलर्स के बीच में। दोज हु आर द रूलिंग क्लास दे मस्ट नॉट हैव दिस एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल गेन। क्योंकि जैसे ही आप अपने मटेरियल गेन के लिए यू स्टार्ट वर्किंग, आप दूसरों के इंटरेस्ट को साइडलाइन करोगे, आप कॉमन इंटरेस्ट को साइडलाइन करोगे। एंड व्हेन दिस हैपेंस इट इज गोइंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन। तभी तो ये बैलेंसिंग लेके आ रहा है कि भाई मिडिल क्लास होगी, दे आर नॉट गोइंग टू फोकस फॉर एक्सट्रीम वेल्थ, नहीं, they will create balance and that balance will be created in polity, rule of middle class. Now concentration of power which excites fear in others, इतनी पावर दे दी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो फियर क्रिएट कर रहा है दूसरे लोगों में। इतनी तगड़ी पावर दे दी एसपी को, पुलिस की इतनी पावर हो गई और कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरे दादाजी बताते हैं कि हमारे गांव में जब वो लाइक ही वाज इन हिज टीनेज टाइम, तब एक हवलदार होता था। और जब वो हवलदार गांव में आता साइकिल के ऊपर, तो लोगों में हड़बड़ी मच जाती थी कि हवलदार आ गया, सब कुछ कोई नाम था। सब लोग छिप जाते थे अपने घर में, एक हवलदार साइकिल के ऊपर आ रहा है, पूरा गांव डर के छिप गया है। सिर्फ एक हवलदार जिसके पास कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल साइकिल पे एक डंडा लेके आ रहा है। एंड ही हैड दिस काइंड ऑफ टेरर ऑफ अथॉरिटी, टेरर ऑफ पावर कंसंट्रेशन किस में हो गई? पुलिस के अंदर। एंड एवरीवन इज थ्रेटन्ड विद दैट पावर। सब छिप गए हैं घर में। दैट इज रियलिटी। concentration of power which excites fear in others। इतनी पावर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, रूलिंग क्लास के अंदर आपने दे दी इतनी पावर, एंड इट इज क्रिएटिंग फियर इन अदर्स कि भाई हमारे साथ बुरा हो सकता है कभी भी। तब डर में इंसान क्या करेगा? मरता क्या ना करता, उन्होंने भी वो भी लठ उठाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन, चेंज। Revolution as a smoke screen to conceal their misdeed. Misdeed of whom? Ruling class. रूलिंग क्लास ने गड़बड़ियां कर दी, बहुत सारे घोपले घोटाले कर दिए, बहुत सारा करप्शन कर दिया। अब कैसे इसको हाइड करें, लोगों को पता चलने लग गया। सो विल क्रिएट सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि हंगामा ही हो जाए, हम तो बस निकले उससे। So it is a kind of deliberate move to create revolution, to create change in the political system or any kind of political change। तो जो उनकी मिसडीड है उनको छुपाया जा सके। जैसे वोट्स को बांटने के लिए रॉयट्स को इंजीनियर किया जाता है, लाइक रॉयट्स इंजीनियरिंग एक टर्म भी यूज की गई है कि रॉयट्स क्रिएट किए जाते हैं, दंगे होते नहीं है। इनकी पूरी एक मशीनरी होती है कि कैसे लोगों को भड़काया जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज हुई हैं। हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे
कि कैसे दंगों का अपनी एक अलग मशीनरी है, कैसे लोगों को हायर किया जाता है किसी पर्टिकुलर एक्ट को अंजाम देने के लिए, एंड दे क्रिएट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि दंगा हो जाए। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कम टू द पावर। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। रिवोल्यूशन इसलिए किया ताकि जितने भी गलत धंधे काम किए थे, जितना भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, सब कुछ उस लड़ाई के अंदर, उस तमाम तरीके के अंदर छुप जाए। एक मीडिया की थ्योरी है दैट टू हाइड a small or a kind of massive corruption of those who are in power, कोई ऐसा काम किया जाए, कहीं पे ब्लास्ट करवा दिया, कहीं पे कुछ करवा दिया, ताकि लोगों का सारा ध्यान वहां चला जाए। इट इज ए मीडिया थ्योरी कि कैसे पब्लिक का ध्यान अलग जगह पे लेके आया जाए, कि सब लोग त्राही त्राही मची हुई है देश के अंदर कोविड में गवर्नमेंट के मिस गवर्नेंस के कारण, कि कैसे लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ सिस्टम पूरा चरमरा गया है, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। उस चीज के ऊपर ध्यान ना देके किसी एक एक्टर ने सुसाइड कर लिया, पूरा पूरा का पूरा मीडिया सिर्फ उसी को फोकस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। कुछ नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन के आ रही हैं, जो सबसे क्रूशियल चीज है उससे ध्यान हटा के सिर्फ ऐसी चीज के ऊपर ध्यान लगा दिया जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि मिसडीड्स को छुपाना था, अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाना था। सो रिवॉल्यूशन क्रिएट की जाती है कि जो मिसडीड हैं रूलर्स की, उनको छिपाया जा सके। नेक्स्ट, डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्टेट। अब स्टेट किसी भी पार्ट में एक्सपेंशन हो गया, दैट इज गोइंग टू क्रिएट रिवोल्यूशन, दैट इज गोइंग टू क्रिएट चेंज। मान लो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया कि बहुत बड़ा, पहले छोटा स्टेट था, अब बहुत बड़ा स्टेट हो गया। अब आपके पास ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं है कि आप उसको हैंडल कर पाओ, तब भी चेंज होगा, तब भी रिवोल्यूशन आएगी। सोशल सिस्टम में ऐसे चेंजेस आ गए, बहुत मासिव चेंज आ गए, जैसा कि आजकल की डिबेट चल रही है। इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि कई कई बॉर्डर एरियाज के अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई जो सोशल सिस्टम है वही थ्रेटन है बिकॉज ऑफ रिफ्यूजीज। घुसपैठिया वर्ड यूज करते हैं आजकल तो इसके लिए। सो दोज पीपल, दोज हु आर रिफ्यूजीज और इलीगल migrants, they are creating some kind of social threat to the system. अब स्टेट के किसी भी हिस्से में अगर ऐसा चेंज हुआ, ऐसा डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन। एक रीजन ये भी बता रहे हैं। नेक्स्ट, ये समझ में आया आपको ये पॉइंट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिसएग्रीमेंट एंड राइवलरीज ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सभी लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटीज। कोई किसी जाति को लेके, कोई किसी धर्म को लेके, कोई किसी रीजन को लेके, पीपल आर डिवाइडेड। सो इन दोज टाइम्स वो बोल रहा है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रेसेस जो हैं लोगों की, दे आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ राइवलरीज। उनके अपने अलग ही झगड़े हैं, और वो झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि उसको हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, और उससे रिवोल्यूशन होगी ही होगी। फाइन। नेक्स्ट, फैमिली फ्यूड्स एंड क्वारल्स।
अब ये फैमिली फ्यूड्स, फॉर एग्जाम्पल कोई मोनार्क है या फिर एरोस्टोक्रेसी है या फिर जो भी दोज हु आर रूलिंग, उनके फैमिली के अंदर ही अलग फ्यूड हो गया, फ्यूडलिज्म हो गया कि भाई हमको पावर मेरे को चाहिए। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में जैसा होता है कि चाचा ने भतीजे के खिलाफ रिवोल्ट कर दी, भतीजे ने चाचा के खिलाफ रिवोल्ट कर दी, एंड दे आर फाइटिंग फॉर पावर, जैसे अजीत पवार ने शरद पवार के साथ किया। सो इट हैपेंस इन द पॉलिटिकल डायनेस्टिक सिस्टम। यही बोल रहा है कि ये आपस की फैमिली की लड़ाइयां, दिस कैन आल्सो टर्न इनटू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रगल फॉर ऑफिस एंड पॉलिटिकल पावर। जो भी राइवल क्लासेस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस हो जाएंगे एंड दे विल फाइट। यही कौन बोला था? यही बोला था प्लेटो। प्लेटो इज सेइंग दैट उनके पास वो विजडम ही नहीं है रूलिंग के लिए। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर नैरो इंटरेस्ट। वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम ही नहीं करेंगे। दे आर जस्ट कंज्यूम्ड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, एंड दैट इज व्हाई ही इज प्रपोजिंग कि भाई जिसके पास विजडम हो, जिसको पता हो कि क्यों मेरे को रूल करना है, द पर्सन इज हैविंग सुप्रीम नॉलेज अबाउट रूलिंग, दे शुड हैव दिस पावर ऑफ रूलिंग। इसीलिए उनको रूलिंग क्लास में लिया जाए। And those persons who are fighting for political office and political power, they are going to create instability, they are going to create change in the political system, और वो रिवोल्यूशन का कारण बन जाएंगे। अब अब एरिस्टोटल इसी बात से कंसर्न है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए, और रिवोल्यूशन के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। फाइन, दैट इज वाई ही जस्ट वांट कि भाई ऐसा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए, ऐसी चीजें हों ताकि ये सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, और फॉर दैट ही इज प्रपोजिंग सर्टेन सॉल्यूशंस। और इन सॉल्यूशन को जब हम डिस्कस करेंगे, तो जब भी आपको जो ऐसी हमारी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो ये इश्यूज हैं, मान लो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है, तो वहाँ पे भी आप ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो कि भाई एरिस्टोटल ने भी कहा था, व्हेन ही वाज सेइंग इन हिज थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, ही इज प्रपोजिंग सर्टेन थिंग्स टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। जो पार्ट बी है हमारा पेपर 1 का, उसके अंदर हम ये पार्ट ऐसे हम एसिमुलेट कर सकते हैं हर किसी का। मैंने प्लेटो में भी आपको बताया था। अब यहाँ पे मीन्स टू अवॉइड कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे हम रिवोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस देता है ये। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कि भाई फिलोसफर किंग भूल जाओ कि किसी एक राजा के अंदर आपने सारी की सारी पावर दे दी। नो, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और लॉ कौन बनाएगा? ये जो लॉ बनाए जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो रीजनड एक्शन से बनेगा। दैट एवरीवन इज डिस्कसिंग, डेलिब्रेटिंग and taking part especially in political activities, or they are creating law, फिर उसको सब फॉलो करेंगे। and if we are able to create that kind of sense कि भाई सभी को लॉ को फॉलो करना है, we are going to follow law in letter and spirit, फिर रिवोल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है। सेकंड, not to maltreat any classes of people। ये इंस्ट्रक्शन है रूलिंग क्लास के लिए कि भाई आपको किसी को मालट्रीट नहीं करना, किसी दूसरी क्लास ऑफ सिटीजन्स को। अगर आप मिडिल क्लास से हो एंड नाउ यू आर एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ पावर, आप पावर कॉरिडोर्स में हो,
सो यू आर नॉट सपोज टू maltreat एनी अदर क्लासेस, रिच क्लास को या फिर पुअर क्लास को, इफ यू स्टार्ट थ्रेटनिंग, ऐसा नहीं चलेगा। अगर यही करोगे तो फिर तो रिवोल्यूशन होगी ही। ये सारे काम कौन करेगा? ग्रेट लीडर, जो वाइस लीडर्स हैं, दोज हु आर इंजॉइंग पॉलिटिकल पावर, ये उनको इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें हो। सो ऑनस इज ऑन पॉलिटिकल लीडर्स टू establish stability. If they are going to violate these small things, फिर रिवोल्यूशन पक्का हो जाएगी। टू कीप पैट्रोटिज्म हाई, तो वही स्टेट के लिए जो प्यार है ना, पैट्रोटिज्म है, उसको हमको प्रमोट करना है। एंड व्हेन द पीपल आर हैविंग लव फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री, फिर वो झगड़ेंगे नहीं। और यही एसेंस है किसी स्टेट के अंदर यूनिटी लेके आने के लिए। पैट्रोटिज्म और नेशनलिज्म का हमेशा ही सहारा लिया गया है। सो यहां पे स्टेबिलिटी के लिए सभी क्लासेस में यूनिटी जरूरी है। ओके, सो वी विल प्रमोट सेंस ऑफ पैट्रोटिज्म। और सभी अगर डेडिकेटेड होंगे अपने नेशन के लिए, अपने नेशन स्टेट के लिए और अपने सिटी स्टेट के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट, दे विल बैलेंस देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स एंड प्रिविलेजेस। अब जो भी ऑनर्स एंड प्रिविलेजेस होंगे उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। ये नहीं है जिसको मन में आया उसको भारत रत्न दे दिया, जिसको मन में आया उसको भारत विभूषण दे दिया, ऐसे ही दे दिया जाएगा, पद्म विभूषण दे दिया या फिर पद्मश्री दे दिया, ऐसे नहीं। उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। इसीलिए तो आर्टिकल 18 में से हटा दिया ना, आर्टिकल 18 के अंडर में जितने भी टाइटल्स वगैरह होंगे, दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अपॉन एनी इंडिविजुअल। किसी को ऐसे स्पेशल टाइटल्स दिए ही नहीं जाएंगे, और वो आर्बिट्रेरी नहीं होंगे। अगर दिए भी जाएंगे जो कि भारत रत्न वगैरह हैं, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर दैट। क्योंकि अगर ऐसे ही प्रिविलेजेस, ऐसे ही ऑनर्स हम ऐसे ही बांटते गए विदाउट एनी काइंड ऑफ क्राइटेरिया, तो ये तो फिर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी लेके आएगा लोगों के बीच में। लोग फील करेंगे कि दैट आई डिजर्व इट, उसने ऐसे ही किसी को दे दिया गया। सो देयर शुड बी रैशनल क्राइटेरिया, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन टू डिस्ट्रीब्यूट privileges and honors. Is that clear? Next, train children and youngs in the spirit of constitution. अब यहां पे एजुकेशन का और फैमिली सोशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो थ्रू एजुकेशन, जब हम भी पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी के पहले पेज पे, प्रीफेस से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, प्रियम्बल होता है। सो इट व्हाई इट इज आर गिवन देयर, सो दैट वी डेवलप दैट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम समझे कि भी संविधान ने हमको क्या प्रोवाइड किया है, कितनी ब्यूटीफुल चीज है संविधान, कैसे फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रहा है, कैसे हमको लिबर्टी मिली, कैसे हम इक्वल हैं। सो एवरी दोज प्रिंसिपल्स आर बीइंग मेंशन्ड इन preamble, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड दैट इज व्हाई दे आर बीइंग प्रमोटेड। वो बुक्स के अंदर होते हैं। सो ट्रेन चिल्ड्रन एंड यंग्स इन स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ट्रेन किया जाए दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ दे रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन they are going to obedient law. फाइन, फिर यहां पे कोई सिचुएशन होगी ही नहीं कि वो रिवोल्यूशन लेके आए, वो रिवोल्ट करें और चेंज करें इन सिस्टम को। ओके, इज दैट क्लियर टू यू?
अब इसके बाद में हम जो हमारे टॉपिक रह गए उसमें हम थ्योरी ऑफ जस्टिस ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद में थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड his views on family, women and slave. So we are going to discuss these in the next class, and I am so thankful to you for being with me till this lecture, and thank you so much.